हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और सीसैट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और उनको डर लग रहा है। तो उसी सीसैट के डर को खत्म करने के लिए और आपके सीसैट में 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कराने के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड है और इस सीरीज का नाम है इस प्रकार के प्रश्न को छोड़कर मत आना। इसमें हम लोग स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच को भी यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से आप सवालों को सोचकर आंसर कर सकते हैं। उन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। यूपीएससी सीसेट 2020 के अंदर पूछा गया सवाल है और ये एलसीएम एसटीएफ का सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। वह छोटी सी छोटी चार अंकों की संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक आपका बेसिक तरीका है और एक तरीका आपका क्या है, ऑप्शन की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। तो 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि चार अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, लीस्ट फोर डिजिट नंबर। तो चार अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कितनी होती है? 1000 होती। कितनी होती? 1000। अब आपको करना क्या है, इस 1000 को इस एलसीएम से डिवाइड कर दो, मतलब 60 से भाग कर दो। कितनी बार जाएगा? 60 एकदम 60। यहाँ पर बचा कितना? 40। अब 40 में तो जाएगा नहीं। एक्चुअल में क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेंगे भाई, जीरो तो ऐसे ऊपर भी जाएगा। तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर कितनी बार जाएगा सर? इसको अगर हम 6 बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 360। अभी कितना बचा? 40 बचा। और ये जो 40 आपके सामने बचा है, ये क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब क्या है? शेषफल है। अब आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप 1000 में से 40 को माइनस कर दीजिए। 1000 में से अगर आप 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जबकि आपको यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो क्या होगा आपका, ये जो 60 आपको दिख रहा है, इस 60 में से 40 को माइनस कीजिए। इन 60 और 40 का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो चार अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी थी आपके पास? 1000 थी। 1000 में 20 को आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा। 1020 ऐसा नंबर होगा, इससे जो है 1020 होगा जो 3 से भाग करने पर भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, यानी रिमाइंडर 2 बचता है। तो जब रिमाइंडर 2 बचता है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 को और ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1022 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक तरीका है। लेकिन अगर पेपर में आपको इस तरीके से सवाल दिखते हैं तो इन सवालों को आप मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट पता है। नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 50 डेज 50 मैराथन के नाम से। वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, नंबर सिस्टम की 7 क्लासेस दी हैं। चलिए भाई, इस सवाल को हम लोग कैसे ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, थोड़ा इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या बोला है? 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये बात आपको दिया है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में दो आपका क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। तो अगर दो रिमाइंडर नहीं बचता तो जाहिर सी बात है 3, 4, 5, 6 से वो संख्या क्या हो जाती? कट जाती। तो एक काम करो, सब में से दो माइनस कर दो। इसमें से भी दो, इसमें से भी दो, इसमें से भी दो। माइनस कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1010। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1020। यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1120 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 1220 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें से दो को माइनस कर दिया, तो ये सारे नंबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वही नंबर आपका आंसर बनेगा।
इनमें से जो 3, 4, 5, 6 से कट जाता हो तो सबसे पहले यहाँ पर 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर लेते हैं। और आप सभी को पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी भी नंबर के अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ पर 1 + 1 2, क्या 2 3 से कटेगा? नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 2 + 1 3, 3 3 से कट जाए, इसका मतलब ये आंसर होगा। अब देखिए 2 1 3 1 4, 4 3 से कटेगा? पूरी तरह से नहीं कटेगा। 2 2 4 1 5, क्या 5 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 1020 वो संख्या रही होगी जिसको जो है 3 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर पूरी तरह से कट जा रहा होगा। तो बस 1020 रही होगी और 2 आपका शेषफल भी रहा होगा, तो आंसर कितना आएगा? 1022। तो आप यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेकर भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन अंदाज में। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर सिस्टम का सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और उसमें भी अब यहाँ से क्या पूछा? रिमाइंडर थ्योरम का सवाल पूछा गया है। सवाल में क्या कहा गया है? 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू आपका 62 और इंटू आपका क्या है 75, और इसको डिवाइड करना किससे? 100 से, और कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 5 से अगर इसको हम काटते हैं या इसको हम 25 से भी काटते हैं, बड़ी आसानी से कट जाएगा। देखिए अब जिससे आप काटेंगे उस चीज को लिखते भी जाएंगे। देखिए आपने 25 से काटा तो 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये 25 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो अभी आपने 25 से काटा, 25 आप यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्या 4 से इसमें से कोई नंबर कटेगा? 2 से कटेगा भाई, 2 से 2 बार जाएगा और 2 से यहाँ पर 31 चला जाएगा। तो आपने 25 इंटू 2 यहाँ पर कर लिया। क्लियर बात? यहां तक आपने चीजों को कर लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? 2 से। अब देखिए 2 है 50, 51 को जब 2 से भाग करेंगे तो 50 बार जाएगा, और जाए सॉरी 25 बार आपका जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? +1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ 27 से 13 दूनी 26 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 17 दूनी 34, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे 15 दूनी 30, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 है तो 2 1 कम 2, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर बात? यहाँ पे फिर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए सब में रिमाइंडर आपका 1 1 दिख रहा है, लेकिन जिससे जिससे आपने काटा था, जिससे जिससे आपने काटा था उसको भी लिखना जरूरी है। तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50। और 50 में इधर रिमाइंडर कितना सबका? 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे? वो आंसर यहाँ पर टिक कर देंगे 1, जो कि एकदम गलत आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना ना। तो जिस जिस नंबर से आपने काटा उस नंबर को वहां पे लिखना जरूरी है, और बाद में जो रिमाइंडर आएगा आप उस रिमाइंडर को उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर तो 1 आया, लेकिन आपने क्या किया? पहले 25 से काटा था, फिर 2 से काटा था, तो 25 इंटू 2 का मल्टीप्लाई भी आपको वहां पर करना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। However, when he sells it at ₹20, he faces the same percentage of loss. What is the original cost price of the article? चलिए भाई, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारा ट्रिक वाला तरीका है, एक हमारा बेसिक तरीका है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40 रुपए में बेचता है। तो ध्यान दीजिए, अगर वो 40 रुपए में बेचता है, इसका मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 40 रुपए है। तो अगर विक्रय मूल्य 40 रुपए है और वो कह रहा है कि X% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तो भाई आपको पता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अगर आपका होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। तो अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपका वस्तु का मूल्य यानी कि सीपी पूछा है। तो 100% बात क्लियर होगी कि जो सीपी होगा ना, एसपी से छोटा होगा। इसका मतलब जो सीपी हमारा होगा वो 40 से क्या होगा? 100% छोटा होगा, 40 से छोटा होगा।
फिर कहता कि हालांकि जब वो इसे 20 रुपए में बेचता है, जब उसको 20 रुपए में सेल करता है तो उसकी सेलिंग प्राइस तो अब 20 हो गई है, तो उसे समान प्रतिशत हानि होती है। मतलब उसको क्या होता है कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने की उसको क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। अब देखिए लॉस के केस में क्या होता है, सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। इसका मतलब जब उसको लॉस हो रहा है तो जो सीपी होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और एसपी क्या होगा, छोटा होगा। तो जब वो 20 रुपए में सेल करता है, जब वो 20 रुपए में सेल कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई सेलिंग प्राइस उसकी 20 है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना वो 100% सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो 20 रुपए में बेच रहे, इसका मतलब 20 से ज्यादा उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो यहां पर क्या था, 40 से कम उसकी सेलिंग प्राइस थी, और यहां पर क्या है, 20 से ज्यादा उसकी सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब 40 और 20 के बीच में जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 40 और 20 के बीच में ऑप्शन में आपका केवल 30 है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको मेथड के द्वारा लगाइए। मेथड में आपका ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40 रुपए में जब सेल करता है तो X% का प्रॉफिट कमाता है। हालांकि जब वो उसे 20 रुपए में बेचता है तो उसे समान परसेंट की हानि होती है। इसका मतलब यहां पर कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके इक्वल है, लॉस परसेंट के इक्वल है। ठीक है, मैं पूरा आपको डिटेल सोल्यूशन दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट का मतलब आपको पता, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना होता है, 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे लॉस की बात करेंगे तो भी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी, और नीचे आपका सीपी हो गया इंटू आपका 100। सेम कहानी लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस का एसपी अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि उसका सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मान लेते हैं कि जो सीपी है वो कितना है, एक्स है। सीपी को अगर हमने एक्स मान लिया, अब ध्यान देना, तो पहले वो क्या कर रहा था, 40 रुपए में भी जब उसको प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट कब हो रहा था, जब वो 40 रुपए में सामान को बेच रहा था। इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस पहले था वो कितना था, 40। और सीपी को हमने कितना माना, एक्स। यहाँ भी सीपी एक्स लिख दिया। ऐसे आप यहाँ पर देखिए 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सीपी कितना है भैया, एक्स है। और यहाँ पर एसपी, यहाँ पर 20 रुपए में उसको बेचता था तो उसको लॉस हो रहा था। इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है, 20 अपॉन सीपी कितना, एक्स। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस का एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इक्वल किधर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स माइनस के 20 के बराबर हो जाएगा। यही बात तो सही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इस एक्स का मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। तो कैसे आप यहाँ पर करेंगे, इस चीज को अगर आपको ध्यान देना है, तो चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स से आप एक्स को कैंसिल कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपके पास बचा क्या, 40 माइनस का एक्स बचा, और वहां क्या बचा, एक्स माइनस का 20 बचा। यही तो आपके पास बचा। तो देखिए अब एक काम कर सकते हैं, इस 40 है यहाँ पर, 20 को उधर ले आओ, प्लस 20 हो जाएगा, और एक्स वहां पर एक चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और इस तरीके से भी आपने यहाँ पे आंसर निकाला तो कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। अब देखिए आपका ये क्या है, प्रॉपर मेथड है, पूरा बेसिक तरीका। आपको बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कल के दिन कुछ थोड़ा सा ऑप्शन में ऐसा कुछ ना रहता तो आप कैसे करते। लेकिन जो यूपीएससी ने सवाल पूछा था उसमें आपको दिमाग लगाना था, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई, आप उस ट्रिक के द्वारा सवालों को 5 से 6 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं आपको ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सिखा दूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर, ये भी आपका एलसीएम एससीएफ का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time will they again change simultaneously? तीन अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी 8 बज के 20 मिनट पर एक साथ बदलती हैं
तो फिर एक साथ कब बदलेंगी। तो ध्यान देना, इसमें करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। किसका किसका लेना है, 48 का, 72 का और 108 का। तो किसका आपका हो जाएगा 48, इसके साथ 72 और इसका आपका हो जाएगा 108 का। तो आप इसको, अगर आपको नहीं आ रहा, आप साइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या और भी तरीके करने के लिए, ठीक है। तो जैसी मर्जी आप करिए, बस आप इसको निकालना है। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 24 बार जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से अगर काटते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे फिर इसको अगर 2 से काटेंगे तो 2 से 6 बार जाएगा, 2 से आपका 9 बार जाएगा और यहाँ पर 27 आपका ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप इसको 3 बार लेकर जाएगा तो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार और 3 से 9 बार। फिर आप इसको 3 बार लेकर जाइए, 2 आपका ऐसे रहेगा, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार। फिर आप इसको मन के 2 बार लेकर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3। और लास्ट में फिर आप इसको 3 से लेकर जाएंगे, यहाँ से 1 1 1 बचेगा आपका ना। तो अब यहाँ से आप देखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 ना। अगर आप इस सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो जाएगा ना। ये सारे नंबर्स आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद 16 तिया 48 हो जाएगा और इसके बाद आपके पास 48 तिया आप करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और 12 दो कितना हो जाएगा 144। अब क्या करना है आपको, 144 में फिर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया और इसके बाद आपका 4 तिया 12 एक 13 और 3 इसके बाद 3 कम 3 4, यानी 432 टोटल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में करके दिखा दिया, चाहे तो मैं डायरेक्ट भी ले सकता था। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा टोटल, वो एलसीएम कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। 432 क्या सेकंड आ गया। अब 432 सेकंड है, इसको हम लोग क्या करते हैं आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 432 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 432 आपके पास है, इसको आप 60 से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो कितनी बार जाएगा। अगर आप इसको 7 बार लेकर जाएंगे तो कितनी आ जाएगा 420 आ जाएगा, यानी कि 12, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड आपके आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 मिनट आएगा और 12 सेकंड आएगा। यहाँ पर आएगा 7 मिनट आएगा और उसके साथ साथ आपका कितना आएगा 12 सेकंड। तो यहाँ पर कब मिले थे, 8:20 पे मिले थे। तो 8:20 पर जब वो लोग मिले थे, 8:20 पे मिले थे और उसमें आपको 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड कर देना है। तो 7 मिनट 12 सेकंड जब आप और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर फिर से वहां पर क्या हो जाएगी, बदलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, 27 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से सवाल देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एलसीएम और एचसीएफ का एक वन शॉट वीडियो पढ़ाया है, आप वहां पे चैनल पे जाइए, 50 डेज 50 मैराथन के नाम से आपको लिस्ट मिलेगी। वहां पर पूरा डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से एलसीएम को निकाला जाता है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, रेशियो वाला तरीका भी है, बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 432 सेकंड आया और 432 सेकंड को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 7 मिनट 12 सेकंड, जो कि हम यहाँ पर 8:20 पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:27 और 12 सेकंड। अब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की, ध्यान दीजिएगा, डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जेड एक्स का भाई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जेड एक्स का भाई है। चलिए, और यहाँ पर पहले कथन की बात कर रहा है, पहला कथन में ये कह रहा है कि डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। पहले स्टेटमेंट कर रहा है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y। इसने ये बोला है कि जो x है वो ब्रदर है। अब ध्यान देना, जो मेल होगा, मेल को हम लोग यहाँ पे
रेक्टेंगल से दिखाएंगे, ठीक है। और जो फीमेल होगा उसको हम लोग सर्कल से दिखाएंगे। ये इसको हम लोग मेल से, ये हमारा फीमेल के लिए है। तो इसने बोला है कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, यानी एक्स जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, वाई का ब्रदर है, क्लियर बात। एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, और जो वाई है ना वो भी ब्रदर है, किसका ब्रदर है, जेड का ब्रदर है, क्लियर बात। अब ध्यान देना, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो क्या आप पहले स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि जेड ब्रदर है एक्स का? क्या आप बता सकते हैं कि क्या जेड एक्स का भाई है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई के तो जेंडर क्लियर है, एक्स और वाई के जेंडर तो क्लियर है, बट जेड का यहाँ पर जेंडर जो है क्लियर नहीं है। और जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जेड यहाँ पर भाई भी हो सकता है और जेड यहाँ पर बहन भी हो सकती है, ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आप पहले वाले स्टेटमेंट के द्वारा आंसर तो नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर, ए वाला आंसर तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, ये तीनों क्या है, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या है कि भाई बहन है। तो लेकिन इस बात को इसने कंफर्म नहीं किया है कि एक्स कौन है, वाई कौन है और जेड कौन है, मेल है कि फीमेल है, इसमें आपको क्लियर नहीं किया गया है। तो जब तक यहाँ पर जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम चीजों को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट किसी का भी जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो हम दूसरे वाले स्टेटमेंट के द्वारा भी यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान देना। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था उसके द्वारा हम आंसर नहीं कर सकते हैं। ए बी वाला हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ए वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, पहले हम ऑप्शन, पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट को चेक करते हैं, उससे अगर आंसर नहीं बनेगा तो सेकंड को चेक करेंगे, और उससे भी नहीं बनेगा तो हम दोनों को मर्ज करेंगे। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को मान लेते हैं, मर्ज भी कर लेते हैं, तो मर्ज करने के बाद आपको एक्स और वाई का तो जेंडर क्लियर मिलेगा, लेकिन जेड का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई और जेड का, एक्स और वाई का जेंडर तो क्लियर है लेकिन जेड का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं। मर्ज करने के बाद भी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को आपने मर्ज किया, इसके बाद भी आप यहाँ से आंसर नहीं कर पा रहे क्योंकि जेड का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ए वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन आपका डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी डेटा सफिशिएंसी के सवाल आपके सामने आए तो वहां पर सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। जैसे आपके सामने पहला स्टेटमेंट दिया है, तो क्या पहले वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है? अगर नहीं निकल रहा तो सेकंड स्टेटमेंट जाइए, सेकंड स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, उससे भी अगर नहीं निकल रहा तो आप क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। और अगर उससे भी आंसर नहीं निकल रहा तो आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जैसे इस केस में पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था कि एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, लेकिन यहाँ पर जेड का जेंडर क्लियर नहीं था, और जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। और सेकंड स्टेटमेंट में तो किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं था, तो हमने दोनों को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई का ही जेंडर क्लियर है लेकिन जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप जेड को किसी हाल में नहीं बता सकते कि जेड एक्स का भाई है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने से भी आंसर नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 5 सवालों को यहाँ पर सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।